मैंने आनंद मठ का अनुवाद बुलवाया है और मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े कठिन शब्द हैं, इसे पढ़ने के लिए मुझे डिक्शनरी की मदद लेना पड़ रहा है। तो हम जिस नेहरू को हमें पिछले 70-80 बरस से हमें बताया गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी था, ये सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, इसको इतिहास की जानकारी थी, उस व्यक्ति ने 1937 तक आनंद मठ नहीं पढ़ा था। जिस आनंद मठ को पढ़कर छोटे छोटे बच्चे फांसी के तख्ते पर वंदे मातरम बोलते हुए झूल गए, उस नेहरू ने, जो भविष्य में जिस वक्त वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके पहले भी वो एक बार रह चुके थे, उन्होंने आनंद मठ नहीं पढ़ा था, वंदे मातरम का मतलब नहीं जानते थे। और वो तय कर रहे थे बैठकर कि इसमें से कौन से स्टेंजा हटाएं, कौन से ना हटाएं। कि वंदे मातरम का जो दूसरा मुश्किल बनी, जो पहली मुश्किल जो नेहरू बताते हैं कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा नहीं है, और बाद में वो कैबिनेट की एक बैठक मई 1948 में होती है, उसमें वो तर्क देते हैं कि इसकी धुन जो है बहुत कठिन है, इसको विदेशी बैंड जो है वो बजा नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस आधार पर तय होंगे कि उसके विदेशी बैंड, विदेशी ऑर्केस्ट्रा बजा नहीं पा रही है। ये हमारे मतलब कोई ऐसा कौन सा गैरत वाला मुल्क होगा जो अपने इस आधार पर तय करता है। और पत्र में वो कैबिनेट की बैठक में बोल रहे हैं कि इसके शब्द समझ में नहीं आते हैं, ये पुरातन पंथी है, जनगण मन तो आगे की बात करता है, जाने क्या क्या उसके बारे में लिखा है। और वही जिद थी कि वो 1950 की जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते थे। बड़ा दिलचस्प पत्र है सरदार बलदेव सिंह का, जो वो सरदार पटेल को लिखते हैं। और ये आज़ादी के बाद है, जब पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में हिंसा चल रही है, तो सरदार बलदेव सिंह लिखते हैं कि हजारों हजार हिंदू और सिख लड़कियां पाकिस्तान में फंसी हुई हैं और इन्हें वापस लाने के लिए संघ के स्वयं सेवकों की जरूरत है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस कार्य को कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में गुरु गोलवलकर जी से आप चर्चा कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि देश का रक्षा मंत्री देश के गृह मंत्री को लिख रहा है कि वो लड़कियां फंसी हुई हैं, संघ को बोलिए ना वो छुड़ा दे, उसको वो छुड़ा के लिया है उनको। ये संघ की शक्ति थी। जब हम संघ की बात करते हैं शुरुआत से कि नागपुर में, रेशमबाग में किस तरीके से कुछ लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, ध्वज क्या होना चाहिए, ध्वज होना चाहिए या फिर कोई तस्वीर होनी चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, मोहितों का बाड़ा, वहाँ से लेकर के आज तक 1940 बंच ऑफ थॉट्स, ऐसा क्या है संघ में जिससे आज भी, वंदे मातरम के बारे में तो सर ने बताया ही है कि क्या समस्या है, लेकिन संघ से लोगों को क्या समस्या है जिसके कारण से वो उसके कोर से घबराते हैं या उसके मूल बात से। क्योंकि मैंने जब एक बार एक वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि संघ दो बात करता है, संघ में हिंदू की एक भारत माता की जय और दूसरा भारत हिंदू राष्ट्र है, ये दो ही बात है। अब हिंदू राष्ट्र में ये तो नहीं कहा गया कि ये नहीं रह सकता और यही रह सकता है, हिंदू राष्ट्र की अपनी संकल्पना है और भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। तो क्या उस संकल्पना के कोर में ऐसा कुछ है जिसे सामान्य हिंदू नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन जो हिंदू का शत्रु है वो ठीक से पहचानता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद जंबो टॉक्स का कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं जिस गुरुकुल का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, उस गुरुकुल के कुलगुरु प्रोफेसर मक्खन लाल जी के साथ मंच साझा करने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरे लिए जीवन में एक यादगार दिन है कि मैं प्रोफेसर सर के साथ मैं मंच साझा कर रहा हूँ। सर ने वंदे मातरम पे बहुत अच्छा बोला, सब बताया। दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो सर के पास अवश्य लिखी हुई होगी, समय के अभाव में बोल नहीं पाए होंगे, लेकिन ये इस छोटी सी जो हमारे अब बैठे हुए हम थोड़े से 50 एक लोग हैं, यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि सर ने जब वो जो 20 अक्टूबर के पत्र का जिक्र किया है सुभाष चंद्र बोस को, जो नेहरू ने लिखा, मुझे उस पत्र में सबसे मज़ेदार चीज़ और सबसे रोचक चीज़ जो लगती है सर, वो ये लगती है जिसमें नेहरू कहते हैं कि मैंने आनंद मठ का अनुवाद बुलवाया है और मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े कठिन शब्द हैं, इसे पढ़ने के लिए मुझे डिक्शनरी की मदद लेना पड़ रहा है। तो हम जिस नेहरू को हमें पिछले 70-80 बरस से हमें बताया गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी था, ये सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, इसको इतिहास की जानकारी थी, उस व्यक्ति ने 1937 तक आनंद मठ नहीं पढ़ा था। जिस आनंद मठ को पढ़कर छोटे छोटे बच्चे फांसी के तख्ते पर वंदे मातरम बोलते हुए झूल गए,
उस नेहरू ने जो भविष्य में जिस वक्त वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके पहले भी वो एक बार रह चुके थे, उन्होंने आनंद मठ नहीं पढ़ा था, वंदे मातरम का मतलब नहीं जानते थे और वो तय कर रहे थे बैठकर किस में से कौन से स्टेंजा हटाएं कौन से ना हटाएं। सर ने उस पत्र का जिक्र किया, सर उसमें है ये कि मैं डिक्शनरी देख रहा हूं और ये लिखा होगा सर के भी इस रिसर्च में। हाँ, ये मेरे पास भी है। उसमें सुभाष चंद्र बोस को वो नेहरू जी जो पत्र लिखते हैं और वो पत्र, हाँ ये आगे, हाँ ये आसान होगा। मुझे आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और मैं अभी गाने की पृष्ठभूमि समझने के लिए उसे पढ़ रहा हूं। ऐसा लगता है कि ये पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड मुसलमानों को परेशान कर सकता है। अब बैकग्राउंड क्या था? वो बैकग्राउंड था आनंद मठ का। आनंद मठ का बैकग्राउंड क्या था? उसमें युद्ध था दो शक्तियों के खिलाफ, एक मुस्लिम जो सल्तनत थी उसके खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो जो बैकग्राउंड है, वंदे मातरम का दुश्मन बनने की जो वजह है, वो वजह ये है कि आनंद मठ का बैकग्राउंड क्या है, यह सन्यासी विद्रोह का बैकग्राउंड क्या है, ये उसके लिए दुश्मनी का कारण बन गया। और सबसे मजेदार बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके पहले आनंद मठ और वंदे मातरम का मतलब तक नेहरू को नहीं मालूम था। ये स्थिति इस देश की रही। और लिखते हूं आगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वंदे मातरम के खिलाफ मौजूदा गुस्सा काफी हद तक सांप्रदायिक लोगों का बनाया हुआ है। साथ ही इसमें कुछ दम भी लगता है जो लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। हम जो कुछ भी करें वह सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि असली शिकायतों को दूर करने के लिए होना चाहिए जहां वो हैं। तो मतलब ये जो व्यवहार वंदे मातरम के साथ किया गया, ये स्थिति, और ये हमारे पंडित नेहरू के लिए ये स्थिति। दूसरी बात जो सर ने भारत की आज़ादी के बाद का जिक्र किया, उसमें भी एक उल्लेखनीय घटना है कि वंदे मातरम का जो दूसरा मुश्किल बनी, जो पहली मुश्किल जो नेहरू बताते हैं कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा नहीं है, और बाद में वो कैबिनेट की एक बैठक मई 1948 में होती है, उसमें वो तर्क देते हैं कि इसकी धुन जो है बहुत कठिन है, इसको विदेशी बैंड जो हैं वो बजा नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस आधार पर तय होंगे कि उसके विदेशी बैंड, विदेशी ऑर्केस्ट्रा बजा नहीं पा रही है। ये हमारे मतलब कोई ऐसा कौन सा गैरत वाला मुल्क होगा जो अपने इस आधार पर तय करता। और पत्र में वो कैबिनेट की बैठक में बोल रहे हैं कि इसके शब्द समझ में नहीं आते हैं, ये पुरातन पंथी है, जनगणमन तो आगे की बात करता है, जाने क्या क्या उसके बारे में लिखा है। और वही जिद थी कि वो 1950 की जो 24 जनवरी की बहस है उसके अंदर उसको टाल दिया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई। हाँ, सेंट गोविंददास जो थे बहुत बड़े व्यवसायी भी थे, बीड़ी व्यवसायी थे, जबलपुर के सांसद थे, और उन्होंने भी मतलब कांग्रेस के अंदर भी उसका विरोध हुआ था। खैर हम आपके मूल प्रश्न पर आते हैं, वंदे मातरम पर तो सर ने पूरी तरह से प्रकाश डाल ही दिया है। तो जो आपका मूल प्रश्न है, असल में संघ को समझने के लिए जो अभी वातावरण बनाया जाता है, दो तीन एक तरीके हैं जिन पे बार बार जो आप कहते हैं कि लोग समझ चुके हैं, दुश्मन समझ चुके हैं, हिंदू समाज नहीं समझ पा रहा है। मैं सिंपल थोड़े थोड़े उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि उसका जिक्र बार बार होता है और बार बार 1942 के आंदोलन का जिक्र होता है और संघ की भूमिका को लेकर जिक्र होता है। सर मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने तो काफ़ी काम किया है, मैं भी बोलने का दुस्साहस कर लेता हूँ। 1982 का आंदोलन, मेरी ये थ्योरी है, मैं ये मानता हूँ जितना भी मैंने पढ़ा है कि 1942 का आंदोलन सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन था। ये मैं मानता हूँ, किसी के अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, वो इसलिए कि उसमें शामिल होने वालों तक ने माना है कि हमारा आंदोलन असफल था। और आप अगर राजमोहन गांधी की पुस्तक पढ़ेंगे जो पटेल लाइफ लिखा, उसमें भी उन्होंने बताया कि जेल में आपस में लड़ते थे लोग कि आंदोलन फ्लॉप क्यों हो गया। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम में लिख के गए। अरुणा आसफ अली ने अपने एक इंटरव्यू में, धर्मयुग के इंटरव्यू में कहा है फ्लॉप हो चुका है। जयप्रकाश नारायण के पत्र जो कह रहे हैं कि आंदोलन असफल हो चुका है। लेकिन हमें ऐसा दिमाग में डाल दिया गया कि गांधी जी, 1942 का साल था, गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज डर गए, भारत छोड़ के चले गए। तो ये बेवकूफ़ी हमारे दिमाग में भर दी गई है जिसको हम कर रहे हैं। दुनिया की इकलौती क्रांति है। सर ने तो जाने कितनी क्रांति पड़ी होंगी जिनका असर 5 साल बाद हो रहा है। क्रांतियों के असर ऐसे होते हैं, हमने पूरे पूर्वी यूरोप से जो है कम्युनिज्म का नाश होते हुए देखा है। महीने में, मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ता था, और द वर्ल्ड दिस वीक आता था प्रणय राय का, एनडीटीवी का, हर हफ्ते में एक देश को उड़ते हुए देख रहा था, रोमानिया से लेकर चेकोस्लोवाकिया से लेकर सारे। क्रांति से कहते हैं। खैर, तो 1942 के आंदोलन को लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन वो समग्र रूप से नहीं होती है। 1942 के आंदोलन में बार बार कहा जाता है संघ ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कभी कोई ये बात क्यों नहीं कहता कि इसमें हिस्सा ना लेने वालों में सी राजगोपालाचारी भी थे, जो गांधी जी के समधी थे, आध्यात्मिक मित्र उनके माने जाते थे, गांधी जी की विचारधारा पर उनका बहुत प्रभाव था, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव रखते थे, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर की कोई बात क्यों नहीं करता है?
उन्होंने खुलेआम भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इसी विषय पर कम्युनिस्ट पार्टी की अगर भूमिका लिख दी जाए तो मेरे को लगता है 2-3 हज़ार पन्ने की सर किताब तैयार हो जाएगी। 1942 के आंदोलन में उन्होंने जो किया है, धोखेधड़ी करी है। ये पत्र पीसी जोशी वगैरह के सब सामने आ गए हैं, जो समय के होम सेक्रेटरी के साथ जो इनकी बातचीत होती थी, किस तरह से धोखा दे रहे थे। संघ ने हिस्सा नहीं लिया, ये सत्य है। जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का यह तर्क था कि हमारी लड़ाई अभी अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस आज़ादी के बाद है कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा होगा। ठीक उसी प्रकार जो गुरुजी थे उस वक्त, वो ये सोच रहे थे कि ठीक है, आप जिस तरीके से आज़ादी हासिल करना चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हिंदू समाज की जो स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो चुका है, अलगाववाद की भावना तो सर सैयद से थी, उसके पहले से भी तो हम चाहेंगे तो पत्र अब्दाली के समय से पत्र आ जाते हैं, वो सारी पाकिस्तान मूवमेंट के बीच में वो सब पड़े हुए हैं। तो वो उनकी दूरदृष्टि थी कि वो 1942 में देख कर ये पहचान पा रहे थे कि क्या जब भारत आज़ाद जो होने वाला है उस वक्त क्या हमारा समाज जो है, हमारा जो सनातन धर्म है, क्या ये संघर्ष करने के लिए तैयार है जो आने वाले समय में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी थी वही हिंदू समाज के लिए थ्योरी गुरुजी की थी। तो 1942 के आंदोलन को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन को लेकर मैं देखता हूं संघ के नेताओं को भी, मैं देखता हूं बीजेपी के नेताओं को लेकर भी, जब उनसे सवाल पूछा तो बैकफुट पर क्यों आते हैं, वो बैकफुट पर क्यों आते हैं। 1942 के आंदोलन से क्या लेना देना जो सुपर डुपर फ्लॉप था, जिसका कांग्रेस के अंदर विरोध हो रहा था। सिर्फ एक ही ठीक रहा, एक ही संगठन पे क्यों फोड़ा जाता, क्यों किसी डॉक्टर अंबेडकर के जो विचारों को मानता उससे सवाल नहीं पूछा जाता। तो जो सोचा था, अब उसके बाद हम 1947 में आते हैं, जो आपने संघ की बात की, जो उसकी शक्ति की बात की, जो आज हम लोग पहचान रहे हैं, अंदर बैठे लोग नहीं पहचाने। उसकी शक्ति का सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि जो गुरुजी सोच रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा तब जो गृह युद्ध के हालात होंगे, और वो तो उसको मैं गृह युद्ध मानता हूं, वो पार्टीशन के साथ गृह युद्ध की भी उसको एक संज्ञा दी जानी चाहिए। उसमें संघ शक्ति का आप देखेंगे तो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते थे। बड़ा दिलचस्प पत्र है सरदार बलदेव सिंह का, जो वो सरदार पटेल को लिखते हैं, और ये आज़ादी के बाद है जब पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में हिंसा चल रही है। तो सरदार बलदेव सिंह लिखते हैं कि हज़ारों हज़ार हिंदू और सिख लड़कियां पाकिस्तान में फंसी हुई हैं, और इन्हें वापस लाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों की ज़रूरत है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस कार्य को कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में गुरु गोलवलकर जी से आप चर्चा कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि देश का रक्षा मंत्री देश के गृह मंत्री को लिख रहा है कि वो लड़कियां फंसी हुई हैं, संघ को बोलिए ना वो छुड़ा दे उसको, वो छुड़ा के लिया है उनको। ये संघ की शक्ति थी। और सरदार पटेल की सूझबूझ देखिए, वो इतने शातिर तरीके से कहते हैं, बड़े घाघ राजनीतिज्ञ थे वो, संगठन पे वो साम दाम दंड भेद हर तरह की पकड़ रखते थे। उन्होंने बड़े शातिर तरीके से कहा, ये बात अगली बार कैबिनेट की बैठक में तुम रखना, जिससे कि नेहरू को मालूम पड़े कि संघ शक्ति क्या है। तो जिस संघ पे आप जो उसके राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर सवाल उठाते रहे, वो जिस पल के लिए तैयारी कर रहा था, वो पल 1947 में आया था। आपको हजारों हजार ऐसी कथाएं, ऐसे किस्से मिलेंगे। आप किसी परिवार से बात तो कीजिए, रिफ्यूजी के परिवार से, वो बताएगा संघ क्या है। पूरे सिंध में कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के आ गए थे। सुचेता कृपलानी, मैं उनका सम्मान करता हूं, आचार्य कृपलानी का मैं सम्मान करता हूं। सुचेता कृपलानी का स्टेटमेंट है सिंध के अंदर कि आप सिंधी महिलाओं पर इसलिए हमले होते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं। इस तरह के अमानवीय असंवेदनशील बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए और छोड़ छोड़ कर भाग के आ गए। तब संघ के कार्यकर्ता जब तक आखिरी हिंदू निकालने की कोशिश नहीं करते रहे, वो तब तक वो वहां पर टिके रहे। ऐसे बलिदान, ऐसे कुर्बानियों की कहानियों से इतिहास भरा हुआ होना चाहिए था आज हमारा, लेकिन वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसको मिटा दिया गया। गांधी की हत्या की वजह से संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा है। अगर लोग जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं ना संघ के प्रति जो द्वेष, वो कहां से शुरू होता है। मैंने 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या होती है और 30 दिसंबर 1947, ठीक एक महीने, मैंने 30 दिन में नेहरू जी के 8 से 9 बयान ऐसे निकाले जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशित हैं, जो बताता है कि आदमी कितना वेंडिक्टिव है आरएसएस के लिए। वो एक जगह पर मद्रास प्रेसिडेंसी जो होती है उसके गृह मंत्री को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो बहुत कमजोर हो चुकी है, अगर उसकी बैठक चल रही है तो चलने दो, आरएसएस की बैठक नहीं होना चाहिए। जिस मुस्लिम लीग ने देश के 2 टुकड़े कर दिए उससे खतरा नहीं है, उसकी तो बैठक जारी रहने दो, संघ की बैठक मत करो।
राधा कृष्णन जो दूसरे राष्ट्रपति बने, वो रीवा मध्य प्रदेश में एक जगह, वहां पर संघ की शाखा में चले गए, तो नेहरू ने उनको अनाप शनाप लिखा। अमृतसर में गांधी जी की हत्या के 2-3 दिन पहले कहा कि मैं संघ को कुचल दूंगा, तो गुरुजी ने कहा कि मैं कुचलने वाली मानसिकता को समाप्त कर दूंगा। यह स्थिति तक पहुंच चुका था। एक महीने में 809 पत्र और भाषण है, और संघ के प्रति जो उनकी द्वेष की भावना को दिखाते हैं। और 30 जनवरी की शाम 5:17 को मौका हाथ लग जाता है, जब नाथूराम गोडसे 3 गोलियां दागता है। यह सिर्फ अपना एजेंडा सेट किया गया, संघ को बदनाम करने के लिए, संघ को कुचलने के लिए। आज तक कोई प्रमाण नहीं है, किसी रिपोर्ट में कोई प्रमाण नहीं है, और आज भी वो बहसें होती है, उसकी होती है। तो जो आप द्वेष की जो बात कह रहे हैं, वो उसी वक्त से शुरू हो गया था। वो आज़ादी के लिए 1 साल का भी इंतजार उनको नहीं करना पड़ा। और बड़े दिलचस्प बात है, क्योंकि बहुत कम जगह पर मैंने कही और लिखी भी नहीं है कहीं पे। अभी कुछ दिन पहले ऐसी पत्र पढ़ रहा था, जब संघ पर से प्रतिबंध हटाने की बातचीत हो गई, तो संघ के कई कार्यकर्ता कोर्ट भी जा रहे थे। कोर्ट न केवल संघ के कार्यकर्ताओं को उस प्रतिबंध के समय छोड़ रहा था, बल्कि जुर्माने भी लगा रहा था सरकारों पर। नेहरू उस समय यूरोप की यात्रा पर थे। लंदन होते हुए लेडी माउंटबेटन से मिलते हुए पेरिस पहुंचे, और पेरिस से उन्होंने पत्र लिखा सरदार पटेल को। उसमें वो लिखते, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी बैन था, बड़े चालाक हैं वामपंथी इतिहासकार, वो संघ के प्रतिबंध को तो बार बार बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि भारत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, और संघ को तो, संघ के कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ जेल में बंद किया गया, इनको तो गोलियां मारी जाती थी तेलंगाना के अंदर, देशद्रोहियों को। ये सब छुपा लिया जाता है। तो नेहरू लेडी माउंटबेटन के हवाले से पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को, और कहते हैं कि मेरी लेडी माउंटबेटन से बात हुई। वो ये कहती हैं कि भारत में अजीब सी स्थिति हो गई है, और यूरोप के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सांप्रदायिक संगठनों यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं, और उसको लेकर यूरोप में पूरे भारत के प्रति एक नेगेटिव इमेज बन रही है। ये पत्र में नेहरू लिखते हैं सरदार पटेल को। मतलब मूर्खता पे हंसी आती है कि यूरोप के लिए उस समय खतरा सांप्रदायिक संगठन थे या कम्युनिज्म था। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, हिटलर और मुसोलिनी मारे जा चुके थे, फांसीवाद को कुचला जा चुका था, अगली लड़ाई स्टालिन के साथ थी। और वो ये कह रहा है, जिसको हम विदेश नीति का सबसे बड़ा जानकार मानते हैं, जियोपॉलिटिकल जानकार मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो व्यक्ति ये लिख रहा है कि यूरोप के लोग कम्युनिस्टों को आप जेल में बंद कर रहे हुए, ये पसंद नहीं कर रहे हैं। बड़े अजीब सी बात थी है, जिससे पूरे अगले 50 साल वो युद्ध लड़े कोल्ड वॉर में, उसके लिए यूरोप के लोग दुखी हो रहे थे। तो इस तरह के प्रपंच संघ के खिलाफ तभी से रचना शुरू हो गए थे, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता था। बहुत सुंदर बात आपने कही है प्रखर भाई, और बहुत जोरदार तालियां इनके उस वक्तव्य के लिए। मौका पड़ेगा तो आपसे नुआखाली की बात भी करेंगे। वो समय जब सिक्योरिटी मांगी गई थी, सिक्योरिटी किससे मांगी गई थी? वो जो नाम था वैसा ही नाम उनके बगल में बैठा था अभी कुछ देर पहले। तो क्या वाकया था? बड़ा जानने वाला है। मौलाना आजाद ने एक बहुत अच्छी, ये आपका जो सवाल है ना, नहीं सर, मजाक की बात है, लेकिन आपके इस मजाक का जवाब मौलाना आजाद ने दिया, मैं नहीं दूंगा, वही दे देंगे जवाब। इंडिया मीन्स फ्रीडम में वो लिख के गए हैं कि जवाहर बहुत भला और सुलझा हुआ व्यक्ति है, लेकिन लेडी माउंटबेटन की बातों में वो आ गया है। और आगे वो आपके सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं मौलाना आजाद कि लेडी माउंटबेटन की एक खासियत है कि जो उनका पति जो करना चाहता है उसको वो दूसरे के दिमाग में उतारती हैं। ये मौलाना आजाद ने लिखा था उनके बारे में। देखिए, इसमें थोड़ा विषय को अगर हम देखें, असल में मुस्लिम देशों में ईश निंदा कानून होता है ना, ब्लास्फेमी, भारत में भी है अघोषित रूप से, और वो गांधी जी पे लागू होता है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मैं तो इतना क्या ही बताऊँ कि भविष्य किसने देखा है, कब क्या होगा, क्योंकि हमने तो कई मूर्तियाँ लेनिन की भी गिरते हुए देखी हैं, सद्दाम की भी देखी हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। असल में क्या होता है कि सर, ये ईस्ट निंदा कानून एक तरह से लागू होता है। और जब मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था तो मेरे अपने लोगों ने बोला कि तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, तुम उस आग से खेल रहे हो कि तुम इसके बाद ख़त्म हो जाओगे, तुम ना नौकरी करने लायक बचोगे ना कुछ और करने लायक बचोगे। ये मेरे साथ हुआ और बहुत कम लोगों ने इस वक्त मेरा साथ दिया। और मेरा तर्क ये था, मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। मैं उदाहरण के साथ कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति है हॉल में बैठा हुआ है और वो ये कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी को नहीं करना चाहिए था, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह का समर्थन कर रहा है। वो इंदिरा गांधी के उस फैसले की आलोचना कर रहा है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस हॉल में बैठा हुआ है, बोलता है कि राजीव गांधी को शांति सेना श्रीलंका में नहीं भेजना चाहिए थी, तो इसका एक कतई मतलब नहीं होता कि वो लिट्टे का, प्रभाकरन का, धनु का या शिवरासन जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उनका समर्थन कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में क्या है कि जैसे ही आप गांधी की नीतियों की वैचारिक आलोचना करते हैं
चाहे वो बंटवारे के दौरान उनकी भूमिका रही हो, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी भूमिका रही हो, चाहे शरणार्थियों के साथ जो उन्होंने बुरा व्यवहार किया हो, तो तत्काल आप पे ये आरोप लगा दिया जाता है तो आप तो गोडसेवादी हैं। ये होता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मिथ टूट रहे हैं। जो आपका जो सवाल का जवाब है, नए नए रिसर्च आ रहे हैं। अब कई रिसर्च ऐसे भी आएंगे जो हम इस हॉल के बाहर भी चर्चा कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है, मैं तो नहीं कर रहा हूं उस विषय पर रिसर्च, लेकिन मुझे उम्मीद है लोगों ने अब उसमें खोजबीन करना शुरू कर दी है कि गांधी जी अचानक साउथ अफ्रीका से भारत आए क्यों थे, किन परिस्थितियों में आए थे। अब कुछ बच्चे ये भी रिसर्च कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी है, जो अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, समय है जिनके पास, कि जिन्ना के गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी के भी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस पर भी रिसर्च हो रहा है। कुछ लोग ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि सावरकर जी के कुछ साथियों ने, जो विक्रम संपत्ति अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कि सावरकर के कुछ साथियों को ये शक था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, तो उनको मारने पीटने का भी कार्यक्रम बनाया गया था। तो ये कुछ कड़ियां हैं जो मैं तो नहीं जोड़ सकता, भविष्य में कई लोग जोड़ेंगे।